गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 30 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। थोड़ा देर होने की वजह से आज की वीडियो में इमेज को नहीं दिखाया गया है, तो इसे बिना इमेज के भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि डेलाइट के हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में किस देश को विश्व के शीर्ष स्थान पर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चिंतित लोग हैं वह किस देश के बारे में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, यह भारत के बारे में कहा जा रहा है। और यह जो अध्ययन है किसके द्वारा किया गया है, डेलाइट के द्वारा किया गया है। यह जो डेलाइट है यह कहाँ की कंपनी है, तो जो डेलाइट है यह ब्रिटेन की कंपनी है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1845 में की गई थी। यहाँ बताया गया कि भारत के लोग सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। इसमें एक स्कोर दिया जाता है। भारत को कितना अंक दिया गया, तो 33 अंक दिया गया है। भारत के बाद मैक्सिको और स्पेन इस स्थान पे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। तो एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है। आपको पता होगा यह कहाँ है, तो यह अभी नेपाल में है। हालांकि अभी तिब्बत के क्षेत्र को बताकर इस एवरेस्ट को तिब्बत का क्षेत्र बताकर चाइना इस पे अपना आधिपत्य जताने की कोशिश कर रहा था, जिसका काफ़ी आलोचना की गई। तो इसी पर अभी पूछा जा रहा है कि किस टीम ने यहाँ पे पहुँचा है सर्वेक्षण के लिए। तो यह चीन की टीम ने यहाँ पर पहुँचा है। अभी देख सकते हैं ये जो माउंट एवरेस्ट है इस पे चढ़ाई के लिए दो माध्यम है। एक तो आप नेपाल के रास्ते इस पे जा सकते हैं, और दूसरा जो है तिब्बत के रास्ते, यानी तिब्बत तो हम कह सकते हैं तिब्बत किसके अधीन है, तो चीन के रास्ते। तो दूसरा चीन के रास्ते और एक नेपाल के रास्ते। तो नेपाल वाला रास्ता अभी बंद है। तो ये जितने भी लोग हैं किस रास्ते से गए होंगे, तो ये तिब्बत वाले रास्ते से गए होंगे। ये किस लिए गए हैं, तो इन्होंने इनका एक अध्ययन है, इनका ऐसा विचार है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, फिलहाल कितना ऊंचाई है, तो आपको पता होगा 8,848 मीटर इसकी कितनी है, तो ऊंचाई है। तो इन जितने भी सर्वेक्षण टीम है उनका कहना है कि जो यह ऊंचाई है इतना नहीं है, इससे कम है। तो उसी के लिए यह पता लगाने के लिए गए हैं। इनका कहना है कि कई बार नेपाल में भूकंप आया है जिसके वजह से जो उसकी ऊंचाई में थोड़ी कमी आई है, तो उसी के बारे में पता करने के लिए यह टीम गई है। कहाँ की टीम है, तो चीन के टीम है। नेक्स्ट है कि देख सकते हैं पीएकिडा, यानी कि यह कहाँ की एक स्टेल्थ बॉम्बर की विकास की शुरुआत की गई है। यानी कि यह सुखोई एक विमान है जो बम्बार्डिंग करेगी ऊपर से। तो यह किस देश की है, तो ये देख सकते हैं यह रसिया की है। रसिया भी अपने सैनिक पे एवं हम कह सकते हैं सुरक्षा पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत इसे लाया, यह रसिया का पहला है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और जाने तो बताया जा रहा है कि इसका देखिए क्या है, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम है जो क्या है, तो रसिया का पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान है। यह जो बम वर्सन यानी कि बम्बार्डिंग का कार्य करेगा। जो यह जो सुपरसोनिक फाइटर है कौन सा है, तो विमान सुखोई कौन सा है, सुखोई 57। तो यह अभी आपको याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो देख सकते हैं अजीत जोगी का निधन हो गया। यह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कल ही छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया था। यह कब अस्तित्व में आया था, तो सन 2000 में यह अस्तित्व में आया था। तो उन्हीं के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हर साल विश्व स्तर पर विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, आप समझ सकते हैं जो हमारा डाइजेशन है अगर वो सही रहता है तो हमारा जो शरीर है अच्छा से वर्क करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी के जागरूकता के लिए ऐसा एक दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। तो यह कब मनाया जाता है, ऑप्शन देखिए यह 29 मई को मनाया जाता है। अब चलिए 28 मई को एक महत्वपूर्ण डे मनाया जाता है, उसे भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसका थीम देख लेते हैं जो इस बार मनाया गया है। तो उसका थीम क्या है, देखिए इसका जो थीम है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का, यहाँ पे देख सकते हैं गेट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसका क्या है, तो थीम है 2020 के लिए। तो ये आपको याद रखना है, ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बताया गया था कि 28 मई को एक महत्वपूर्ण तिथि कौन सा है, तो देख सकते हैं 28 मई को क्या है, वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस। तो आप समझ सकते हैं जितने भी आपको याद रखना है कि भूखमरी में भारत का हाल थोड़ा क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, निचले पायदान में है। क्योंकि इसके अंतर्गत एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी जारी किया जाता है जिसमें भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान 102वां था जो काफ़ी खराब था। तो ये भी आपको याद रखना है उसका स्थान। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़े। तो कहा जा रहा है कि
किसे जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए अभी हम बताएगा अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया। सेघन मधुसंगा ये कौन है? तो श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनके पास अभी हीरोइन मिला था, यानी हम कह सकते हैं ड्रग्स मिला था, जिसके कारण इन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से क्या कर दिया गया है? तो निलंबित कर दिया गया, इन पे जांच बैठाई गई है। नेक्स्ट क्या हुआ? तो लियो पुरी, तो जो लियो पुरी है यही इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि लियो पुरी जो है इससे पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि विप्रो ने अपने नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का और प्रबंधन यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विप्रो ने अभी किसे नियुक्त किया गया है? थेरी डेला पार्ट को। अब चलिए थोड़ा हम विप्रो के बारे में जान लेते हैं कि विप्रो क्या है। तो यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो विप्रो है इसकी स्थापना आपकी 1945 में हुई थी और इसकी स्थापना के जो फाउंडर थे हम कह सकते हैं किन्होंने किनके द्वारा किया गया था? तो अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी का नाम आप अक्सर सुने होंगे। ये अपनी राशि का जितने भी कमाते हैं लगभग भारत सरकार या अन्य डोनेशन के माध्यम से वे जो कह सकते हैं जो ट्रस्ट के माध्यम से पैसों को दान कर देते हैं। तो इनका नाम आपको याद रखिएगा, कौन है? अजीज प्रेम जी कौन है? तो विप्रो के फाउंडर है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे बढ़े तो बताया जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने अस्थाई खाता संख्या यानी कि पैन, तो पैन का तो फुल फॉर्म आपको पता होगा, अस्थाई खाता संख्या, तो इसको इंग्लिश में कर लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर को तत्काल आवंटन की सुविधा प्रदान किया गया है। अभी देख रहे होंगे जो परमानेंट जो पैन बनाने जाइए तो उसका थोड़ा प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस को कमी किया गया, आपको तुरंत इंस्टेंट क्या दिया जाएगा? तो पैन दिया जाएगा। तो इसका नाम दिया गया ई पैन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पैन। तो इसके बारे में जानना है, यह किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमन के लिए, निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। इसमें आपको क्या है? आपके पास एक वैलिड आधार नंबर होना चाहिए, उसी आधार नंबर से आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, बस फिर तुरंत आपको ये जो ई पैन है जारी कर दिया जाएगा। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इससे क्या होगा? जितने भी पेपर की बर्बादी होती है वो थोड़ा कम होगा। तो इसे आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी पुलिस महानिदेशक होगी? तो यह किस राज्य की है? ऑप्शन देख सकते हैं, यह केरल की होगी। यहाँ पे देखिए इनके बारे में यह बताया गया है कि केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने अपने लगभग 800 किलोमीटर लंबी सड़कों के किनारे हर्बल रोड, अब चलिए समझ लेते हैं हर्बल रोड क्या है। तो ये जो रोड है आप देख सकते हैं सड़क है, इनके किनारे जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे वह किस प्रकार का होगा? हर्बल यानी कि फलदार पौधे होंगे, जैसे कि जामुन होगा, इसे जितने भी जो पौधे या पेड़ हैं वो क्या हो? तो वे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा हो, नीम हो, बरगद हो, पीपल हो, साथ ही औषधीय पौधा लगाया जाएगा बहुत सारा। तो ये भी देख सकते हैं। तो ये सारा 800 किलोमीटर लंबे जो लगाया जाएगा, यह किस राज्य में बात किया जा रहा है? तो आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश में ऐसा बात की जा रही है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सा राज्य, इसको कर लीजिएगा, कौन सा राज्य अभी रोजगार सेतु योजना लाया है? तो रोजगार सेतु योजना यानी कि रोजगार सेतु स्कीम किस राज्य के द्वारा लाया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाया गया। यह किस लिए लाया गया? तो वहाँ के जितने भी लेबर है, श्रमिक हैं, उनको क्या करेगा? तो यह रोजगार प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष गोवा में होने वाले खेल की संख्या आपको बताना है, कौन सी संख्या का खेल होना था जो और किस प्रकार का था? तो राष्ट्रीय खेल था। तो उसका जो कोविड-19 के कारण अभी अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो कौन सा था? 33वां, 34वां, 35वां या 36वां? तो इस बार 36वां होने वाला था गोवा में, जिसे अभी क्या कर दिया गया है? तो उसे रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ ऑप्शन नहीं डायरेक्ट बताया गया, अभी केंद्र सरकार ने क्या किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एक इंस्टीट्यूट था किसका? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, देख सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे पी और ई में नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो प्लास्टिक था उसको क्या कर दिया गया? पेट्रोकेमिकल्स। और उसके बाद देख सकते हैं प्लास्टिक के बाद क्या था? यहाँ देख सकते हैं इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग भी है और ये आपका टेक्नोलॉजी भी है। तो चेंज किस में आया है? सॉरी, पी के जगह सिर्फ चेंज आया है। तो पी को क्या कर दिया गया है? पेट्रोकेमिकल्स। पहले क्या था? देखिए यहाँ पे बताया गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को क्या कर दिया गया यहाँ पे देखिए पेट्रो केमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको याद रखना है पी में चेंज किया गया है। तो इससे प्रश्न में बताया जा सकता है किस में चेंज किया गया, ऑप्शन भी दिया जा सकता है सी में, आई में, पी में या टी में। तो किस में चेंज किया गया है, पी में। तो ये आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखनी है। पिछले दिन का यह प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि हाल ही में सुर्खियों में रही पुटियस सैंक्टस इसका किसकी प्रजाति है। अभी इसका जो खोजा गया है इसका किस यहाँ पे देख सकते हैं जीव की प्रजाति है। तो आपको इसको कमेंट में बताना, अगर डिटेल में जानते हैं तो डिटेल में भी लिखना है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।